हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर अंजना श्रीवास्तव पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय से आपका स्वागत करती हूँ। मैं एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। उसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे बीए प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र से। टॉपिक का नाम है गांव, कस्बा और नगर। आज हम लोग गांव, कस्बा और नगर के विषय में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं गांव। गांव का अर्थ क्या होता है? गांव समुदाय को व्यक्त करता है जिसका एक निश्चित क्षेत्र होता है एवं इनके सदस्यों में हम की भावना पाई जाती है। गांव में परंपराओं की प्रधानता होती है, तकनीक अधिक विकसित नहीं होती है तथा आधे से अधिक जनसंख्या जीविकोपार्जन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर रहती है। अब गांव की परिभाषा रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार मैक्सिको के टोपोजलान गांव का अध्ययन कर गांव को लघु समुदाय कहा। इसकी 4 विशेषताओं का उल्लेख भी किया है। पहला विशिष्टता, दूसरा लघुता, तीसरा समरूपता, चौथा आत्मनिर्भरता। B.R. चौहान ने राजस्थान के सदड़ी गांव, जो राणावतों की सदड़ी कही जाती थी, उसका अध्ययन कर पाया कि रेडफील्ड की केवल दो विशेषताएं, विशिष्टता एवं लघुता ही भारतीय गांव पर लागू होती है, जबकि समरूपता एवं आत्मनिर्भरता भारतीय गांव पर लागू नहीं होती है। चार्ल्स मेटकाफ के अनुसार भारतीय गांव को आत्मनिर्भर बनाते हुए ग्रामीण गणतंत्र से संबोधित किया। मेटकाफ के अनुसार ग्रामीण समुदाय छोटे गणतंत्र हैं एवं लगभग वे सभी वस्तुएं उनके पास होती हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है एवं किसी भी तरह के बाहरी संबंध से स्वतंत्र होते हैं। मैकिम मैरियट के अनुसार किसानगढ़ी गांव का D.N. मजुमदार ने मुहाना गांव का एवं S.C. दुबे ने समीरपेट गांव का अध्ययन कर पाया कि वहां भी आत्मनिर्भरता नहीं पाई गई। वास्तव में भारतीय गांव कम से कम धार्मिक, कर्मकांडीय, विवाह आदि के आधार पर तो अन्य गांवों से जुड़े रहते हैं, क्योंकि पुरोहित, नाई, कहार आदि जातियां कर्मकांडीय महत्व रखती हैं एवं ये सभी गांवों में नहीं पाई जाती हैं। इसलिए भी भारतीय गांव में आत्मनिर्भरता का अभाव पाया जाता है। रेडफील्ड के शिष्य ऑस्कर लेविस ने रामपुर, जिसे रानीखेड़ा भी कहा जाता है, गांव के अध्ययन में पाया कि एक गांव धार्मिक एवं कर्मकांडीय रूप से लगभग 400 गांव से जुड़े हैं। लेविस ने इसे ग्रामीण विश्वगृहता से संबोधित किया है। गांव की विशेषताएं। गांव की विशेषताएं निम्न प्रकार से होती हैं। पहला, गांव एक निश्चित क्षेत्र होता है। दूसरा, प्रथाओं एवं परंपराओं की प्रधानता होती है। तीसरा, सामान्य एवं सादगीपूर्ण जीवन होता है। चौथा, आधे से अधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों से जुड़े होती हैं। पाँचवां, संयुक्त परिवार पाया जाता है। छठवां, विभिन्न उत्सवों एवं समारोहों में गांव के सभी सदस्य हिस्सा लेते हैं। सातवां, विभिन्न जातियों के बीच संबंध में जजबानी व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आठवां, धन की अपेक्षा सामाजिक परिस्थिति अधिक महत्वपूर्ण की होती है। अब गांव के प्रकार। इरावती कर्वे अपनी पुस्तक इंडियन विलेजेस में निवास के स्थान पर 3 प्रकार के गांव का उल्लेख करती हैं। पहला, समूहीकृत या केंद्रीयकृत गांव। दूसरा, पंक्तिनुमा गांव। तीसरा, हैमलेट गांव। बेडेन पावेल भूमि की स्थिति के आधार पर गांव को 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला, रैयतवाड़ी संयुक्त। डॉक्टर C.S.C. दुबे ने गांव के 6 प्रकारों का वर्गीकरण किया है। डॉक्टर B.R. चौहान ने गांव की स्थिति के आधार पर 4 प्रकारों के गांव की चर्चा की है। पहला, एक गांव की एक जाति। दूसरा, एक गांव की अनेक जाति। तीसरा, अनेक गांव की अनेक जाति।
चौथा, अनेक गांव की एक जाति। भारतीय ग्रामीण समुदाय के अनेक अध्ययन हुए हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण किताबें निम्न हैं। एस.सी. दुबे इंडियन विलेज, श्री एम.एम. श्रीनिवास के इंडिया विलेज, डी.एन. मजूमदार के रूरल प्रोफाइल्स, मैकिन मैरियट के विलेज इंडिया, बेडेन पावेल के इंडियन विलेज कम्युनिटी। अब आते हैं कस्बा। गांव के विषय में चर्चा करने के बाद हम लोग अब कस्बा के विषय में चर्चा करेंगे। कस्बा क्या होता है? कस्बा गांव एवं शहर के बीच की स्थिति को दर्शाता है। यहाँ की जनसंख्या कृषि कार्य के साथ लघु एवं कुटीर उद्योग तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े होते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 7,936 कस्बे हैं। जब कस्बे की जनसंख्या का आकार एवं घनत्व दोनों बढ़ जाता है तो वह नगर के रूप में जाने लगता है। कस्बा की विशेषताएं: पहला, यह गांव से नगर की तरफ बढ़ने की प्रक्रिया को दर्शाता है। दूसरा, इसमें प्रमुख व्यवसाय कृषि क्रियाओं से विपरीत वाणिज्य तथा उद्योग से संबंधित होते हैं। तीसरा, गांव की अपेक्षा अधिक औपचारिक होता है। चौथा, गांव एवं शहर की साझा विशेषता को दर्शाता है। गांव और कस्बा को जानने के बाद आइए अब जानते हैं नगर। नगर वह क्षेत्र जहाँ की 50% से अधिक जनसंख्या अपनी जीविकोपार्जन के लिए गैर कृषि कार्य से जुड़े होते हैं, उसे नगर की संज्ञा दी जाती है तथा उसके अध्ययन को नगरीय समाजशास्त्र कहा जाता है। अमेरिकी समाजशास्त्री रॉबर्ट पार्क को नगरीय समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। बर्जेस के साथ मिलकर पार्क ने एक किताब दी अर्बन कम्युनिटी लिखी। इसे नगरीय समाजशास्त्र की प्रथम पाठ्य पुस्तक माना जाता है। सामान्य रूप से जब नगर की जनसंख्या अधिक वृद्धि होती है तो केंद्र में बसने वाली जनसंख्या नगर से बाहरी सीमा पर बसने लगती है। यह एक ग्रामीण क्षेत्र होता है, लेकिन नगर के लोगों के बसने के कारण इसे उपनगर कहा जाता है एवं यह नगरीय विशेषता को दर्शाने लगता है। उपनगर से जुड़ने के साथ ही नगर महानगर में परिवर्तित हो जाता है। इसे महानगरीय शहर भी कहा जाता है। लुईस बर्थ के अनुसार नगरीयता एक जीवन शैली है। नगरीय समाज की विशेषताएं: पहला, जनसंख्या का आकार एवं घनत्व अधिक होता है। दूसरा, कार्यों में श्रम विभाजन पाया जाता है। तीसरा, परंपरा के स्थान पर तार्किकता का महत्व अधिक होता है। चौथा, शिक्षा, यातायात, संचार आदि की प्रधानता होती है। पांचवा, तकनीकी विकास होता है। छठवां, भौतिक विकास के प्रति लोगों में सहजता होती है। सातवां, औपचारिक तथा अवैयक्तिक संबंधों की प्रधानता होती है। आठवां, आर्थिक लाभ का महत्व अधिक होता है। नौवां, व्यक्तिगत गतिशीलता के अवसर भरपूर होते हैं। 10वां, महिलाओं की परिस्थिति उच्च होती है। 11वां, जाति विभेद का स्थान धीरे धीरे वर्गीय विभेद में होने लगता है। नगरों का वर्गीकरण: लेविस ममफोर्ड अपनी पुस्तक द कल्चर ऑफ सिटीज में नगर के उत्थान एवं पतन की 6 अवस्थाओं को दर्शाते हैं। पहला, आरंभिक नगर। दूसरा, मध्यम नगर। तीसरा, महानगर। चौथा, विशाल नगर। पांचवा, समस्या मूलक नगर। छठवां, मृत प्राय नगर। B.F. होसेलिड्स ने नगर को 2 भागों में विभाजित किया: प्रजनक नगर, परजीवी नगर, ग्रामीण नगरीय संबंध। यातायात, संचार आदि के बढ़ने से गांव की कुछ विशेषताएं शहर में एवं शहर की कुछ विशेषताएं गांव में दिखाई देने लगी हैं। साथ ही जो गांव नगर के करीब हैं वे लगभग नगर की ही विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। गांव की निर्भरता जैसे तकनीक, शिक्षा, रोजगार आदि के लिए नगर पर होती है एवं नगर की गांव पर होती है। इस आवागमन एवं विनिमय में कुछ न कुछ आचार विचार, जीवन शैली आदि का आदान प्रदान होता रहता है। इस तरह नगर एवं गांव एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, इन्हें अलग करके नहीं देखा जा सकता है। किंग्सले डेविस ने यदि किसी वर्णपात पर हम ग्रामीण समुदाय को एक छोर पर स्थित माने तो विशाल महानगर दूसरे छोर पर स्थित मिलेगा। गेंस ने इटली मूल के अमेरिकी नागरिकों का अध्ययन कर नगरीय गांव की अवधारणा दी। गेंस ने
इटली मूल के अमेरिकी नागरिकों का अध्ययन कर नगरीय गांव की अवधारणा दी। उनके अनुसार जब नगर का विस्तार ग्रामीण समुदाय के करीब हो जाता है तब ग्रामीण समुदाय में नगरीय पड़ोस के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसे ही वे नगरीय गांव कहते हैं। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि ग्रामीण व्यक्ति अधिक मूर्ख एवं नगरीय व्यक्ति अधिक आडंबरपूर्ण होते हैं। गांव एवं नगर दोनों समाज हैं। कोई भी एक दूसरे से अधिक न तो प्राकृतिक है और न ही कृत्रिम। नील एंडरसन के अनुसार एक व्यक्ति यद्यपि गांव में रहता है फिर भी वह अपने विचार एवं आचरण में नगरीय हो सकता है। ग्राम्य नगरीकरण यह सीजे गाल्पिन की अवधारणा है। जब गांव के प्रभाव में नगरीकरण की ओर अग्रसर होते हैं तो ऐसे क्षेत्र का निर्माण करता है जो पूरी तरह न तो नगरीय होता है और न ही ग्रामीण। इसे ही गाल्पिन ग्राम्य नगरीकरण कहते हैं। ग्रामीण नगरी का सातत्य इस अवधारणा के अनुसार ऐसा कोई नगर नहीं है जिसमें ग्रामीण जीवन के तत्व विद्यमान न हो। इसी प्रकार ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें नगरीय जीवन के तत्वों का समावेश दिखाई न देता हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर एक बार उपस्थित होंगी अपने नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।